मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरे शरीर के कुछ अंग भी बाहर निकले हुए थे, इसलिए जो भी लड़का मुझे देखता तो वह मुझसे आकर्षित हो जाता। लेकिन मैं अपने मालिक के यहाँ काम करती थी, जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल की रही होगी। लेकिन जब भी वह मुझे देखते तो एक जवान लड़के की तरह देखते थे। एक दिन मैं अपने मालिक के घर ही रुक गई और उस दिन मालिक ने मुझे अपने कमरे में ही सुला लिया। फिर आधी रात को उनका इतना बड़ा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। फिर जब उन्होंने मेरे वहाँ छुआ तो मेरा नाम काव्या है। उम्र उस वक्त 16 साल की थी। मेरी माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी और मेरे पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं बस यही जानती थी कि एक रोज मुझे शहर से बहुत दूर एक बहुत ही आलीशान बंगले में लाकर छोड़ दिया गया। वो बंगला मनीष यादव का था, एक बड़ा आदमी, नामी बिजनेसमैन। उनके घर में काम करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए जगह अलग थी। मुझे बताया गया कि मनीष सर ने मुझे पढ़ाने, लिखाने और अच्छा जीवन देने के लिए वहाँ रखा है। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा था। नया कमरा, नई किताबें, रोज साफ सजी हुई थाली में खाना, स्कूल के लिए गाड़ी। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा बदल रही थीं, वो थीं नजरें। मनीष यादव मुझे एक अलग तरह से देखते थे। वो नजरें जो एक पिता की नहीं, एक और तरह की थी। पहले मुझे लगता था शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन वक्त के साथ उनके स्पर्श, उनका मेरे कमरे में आना और मेरी नींद के वक्त मेरे माथे को सहलाना, सब कुछ ज्यादा ही हो गया था। एक रात जब मैं सोने जा रही थी, मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा अध खुला था। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर से आती हल्की रोशनी में मैंने देखा कोई था। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। दरवाजा धीरे से खुला, किसी के कदम अंदर आए। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। फिर कोई मेरे बिस्तर के करीब आया। मैं सांस रोककर लेटी रही। किसी का हाथ मेरी चादर के ऊपर से मेरे कंधे पर रखा गया। वो हाथ सधा हुआ था, जानबूझकर धीरे धीरे मेरे कंधे से कमर की ओर बढ़ा। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं। दिल में डर था और दिमाग में सवाल। कुछ पल बाद वो हाथ हट गया। दरवाजा फिर से बंद हुआ। मैं उठकर बैठ गई, पसीने से भीग चुकी थी। सुबह जब मैं नीचे गई तो नाश्ते की मेज पर मनीष सर पहले से बैठे थे। कैसी नींद आई काव्या? उन्होंने पूछा। ठीक, मैंने नजरें झुका ली। उनकी आंखें कुछ और कह रही थी और मैं समझने लगी थी अब जो हो रहा था वो सिर्फ देखभाल नहीं थी। कुछ दिन बाद घर में एक और आदमी था, नमन। वो मनीष सर का पुराना नौकर था, हर काम करता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा मेरे पीछे घूमती थी। वो हद से ज्यादा बातें करने की कोशिश करता, कभी कभी ऐसी बातें जो एक नौकरानी से नहीं की जाती। काव्या जी, आप बहुत अलग हैं इस घर में, वो एक बार बोला था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं जान गई थी नमन भी कुछ छुपा रहा है। वो भी आधी रात को जगता है, किसी के कमरे के बाहर आता जाता है। मुझे उसकी नजरें अब डराने लगी थी। एक दिन मनीष यादव ने मुझसे कहा, काव्या चलो बाहर घूमाते हैं, तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं मना नहीं कर सकी। हम विदेश चले गए, सिंगापुर। वहाँ का होटल, वहाँ के बाजार, वो हवा, सब कुछ नया था। मैंने पहली बार अपना मोबाइल फोटो से भर दिया। और एक रात जब हम डिनर के लिए बाहर गए थे, बारिश हो गई। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। होटल पहुंचकर मनीष सर ने कहा, तुम नहाकर बदल लो, बीमार पड़ जाओगी। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन जब मैं नहाकर निकली तो मेरा टॉवल बाथरूम में ही गिर गया था। मैंने झेंपते हुए दरवाजा खोला और सामने मनीष सर खड़े थे। उनकी आंखों ने जो कहा मैं समझ गई थी। उन्होंने कहा, काव्या तुम बड़ी हो गई हो। मैं चुप थी। उन्होंने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर खुद ही रुक गए। तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है। और वो चले गए। अगली सुबह की हवा कुछ बदली बदली सी थी। होटल के शीशे से बाहर देखकर मैं खो गई। नीचे सिंगापुर की सड़कें भीगी हुई थी और सूरज बादलों से झांक रहा था।
मुझे अब भी रात की बातें याद थी। उनका यूं दरवाजे पर खड़ा होना, वो एक कदम आगे आना और फिर खुद ही रुक जाना। क्या वो सिर्फ देखभाल थी या कुछ और? क्या मैं इस सब के लिए तैयार थी? काव्या, नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने उनकी आवाज सुनी और जल्दबाजी में कपड़े पहनकर नीचे आई। वो हमेशा की तरह तैयार बैठे थे, पर इस बार उनकी आंखों में कुछ और था। एक नरमी, एक चाह और एक छुपी हुई बेचैनी। आज हम शहर घूमने चलेंगे, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया। बाजार की चहल पहल और मनीष यादव की चुप्पी, बाजार में सब कुछ रोशनी और रौनक से भरा था। लेकिन मनीष यादव आज कुछ कम बोले। हर दुकान पर वो मेरी पसंद पूछते, लेकिन हर जवाब के बाद कुछ देर मेरी आंखों में देखते। कभी कभी वो अपने आप में खो जाते, शायद कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन खुद ही रुक जाते। क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? मैंने अचानक पूछ लिया। वो थोड़ा चौंके, फिर बोले, नहीं, तुम बस बड़ी हो रही हो और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें कैसे देखूं। वापसी की रात, होटल का अंधेरा और एक फैसला। उस रात होटल लौटते समय बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैं भीग चुकी थी और इस बार अंदर आते ही मनीष यादव ने कहा, तुम नहाकर सीधे सो जाना, कुछ जरूरी बात कल करेंगे। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। भीगते हुए बाल, ठंडी हवा और मनीष यादव की आंखें, सब मेरे जहन में घूमने लगी। नहाकर निकली तो मेरी नाइटी हल्की और गीली थी। कमरे की लाइट मंद थी और मैं अकेली थी, या शायद नहीं। दरवाजा खुला, नमन अंदर आया। नमन की हदें और मेरी पहली चीख, काव्या जी, क्या आप ठीक हैं? वो बेशर्मी से मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में वही घूरती हुई नजर जो मैंने कई बार महसूस की थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सख्ती से कहा। वो बोला, बस देखने आया था। अकेली हो तो? कोई जरूरत हो तो? वो मेरी तरफ बढ़ा। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने एक कदम पीछे हटाया और तभी नमन, मनीष यादव की आवाज गूंजी। वो तुरंत दरवाजे से हट गया। मनीष यादव कमरे में आए और उसकी गर्दन पकड़कर बोले, अगर अगली बार काव्या के पास देखा तो तेरी ज़बान खींच लूंगा, समझा? नमन डर के मारे कमरे से निकल भागा। उस रात पहली बार मैं टूटी में फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मनीष यादव ने मुझे देखा। पहली बार उन्होंने मुझे कुछ कहे बिना मेरे सिर पर हाथ रखा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी काव्या, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उनकी आवाज थरथरा रही थी। आपने मुझे बचाया, लेकिन क्यों? मैंने पहली बार सवाल पूछा। वो चुप हो गए। क्या आप मुझे इसलिए लाए कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ? मनीष यादव मेरे पास बैठ गए। उनकी आंखों में झील सी गहराई थी। नहीं काव्या, बात सिर्फ पसंद की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है, और तुम्हारे पापा की भी। मेरे पापा? मैंने चौंकर पूछा। तुम्हारे पापा को मैंने पहली बार एक केस में देखा था, जहां उन्होंने अपनी बेटी को किसी शराबी दोस्त को गिरवी रखने की बात की थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चिल्लाई। काश ये झूठ होता काव्या, लेकिन वो आदमी जिसने तुम्हें इस बंगले तक पहुंचाया, उसी की बोली लगाई गई थी। मैं वही था, और मैंने उसी दिन फैसला किया कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन आपने कभी बताया क्यों नहीं? मैं रोते हुए पूछा। उन्होंने लंबी सांस ली। क्योंकि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी बेटी के दिल में अपने बाप के लिए नफरत आ जाए। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें नई जिंदगी दी, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत थी, और क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में वो बेटी आए जो मुझे कभी मिली ही नहीं। तो आपने मुझे कभी वैसे नहीं देखा? मैंने डरते हुए पूछा। मनीष यादव मेरी आंखों में देख रहे थे। मैं इंसान हूँ काव्या, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी खूबसूरती, सबने मुझे भी झकझोरा, पर मैं कभी अपनी सोच से नीचे नहीं गिरा। अगली सुबह की शुरुआत एक नए रिश्ते से मैंने पहली बार उन्हें देखा, एक इंसान की तरह,
जो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पापा, मेरे मुंह से ये शब्द निकले। वो ठहर गए। मैं आपके इरादे समझ चुकी हूँ और शुक्रिया, आपने मुझे बचाया जब कोई और नहीं था। उस सुबह सूरज की रोशनी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात की बातें गूंज रही थी। पापा, ये शब्द मेरे होठों से यूं निकला जैसे सालों की कोई टीस टूटकर बाहर आई हो। मैंने उन्हें देखा, मनीष यादव, एक ऐसा आदमी जो अब सिर्फ सर नहीं, मेरा पापा था। उन्होंने धीरे से मेरा सिर अपनी गोद में रखा। काव्या, तुमने मुझे आज जो दिया वो मैं कभी खुद से नहीं मांग सकता था, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज में एक सुकून था, जैसे उन्हें भी सालों बाद एक नाम मिला हो। पिता, उस दिन हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस साथ नाश्ता किया, साथ होटल के गार्डन में बैठे, और मैंने पहली बार बिना किसी डर के उनकी आंखों में देखा। पापा, क्या आप मुझे स्कूल भेजेंगे जब हम वापस लौटेंगे? नहीं, अब कॉलेज। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारा हक है कि तुम उस मुकाम तक जाओ जहाँ तुम्हारा असली स्थान है। मैं मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद दिल से मुस्कुराई थी। जब हम भारत लौटे, बंगले में माहौल पहले जैसा नहीं था। नमन अब उस घर में नहीं था। पापा ने उसे सिंगापुर से लौटते ही निकाल दिया था। उसने तुम्हारी आंखों में डर देखा था और मैंने वो डर नहीं देखा। पापा ने कहा, अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है और जो भी इसमें रहेगा वो तुम्हारी मर्जी से रहेगा। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। पापा ने मुझे एक नई स्कूटी दी। अब उड़ने की बारी है, मेरी बच्ची, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। कॉलेज में सब कुछ नया था, क्लास, दोस्त, लाइब्रेरी और एक नई पहचान। लोग मुझे एक अमीर आदमी की बेटी समझते थे, लेकिन सच ये था, मैं एक गिरी हुई दुनिया से उठकर आई थी। एक रात पापा मेरे कमरे में आए, पहली बार, बिना किसी डर के। काव्या, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की याद आती है? मैंने सिर झुका लिया। मैंने कभी उन्हें ठीक से देखा ही नहीं, बस उनकी एक फोटो है मेरे पास। उन्होंने एक एल्बम आगे बढ़ाया। उसमें मेरी माँ की तस्वीर थी, मेरे बचपन की, और एक तस्वीर जिसमें मेरे पापा, यानी जैविक पिता, नशे में धुत किसी जुए की दुकान पर बैठे थे। ये सच्चाई है काव्या। मैं चाहता था कि तुम अपने अतीत से ऊपर उठो। तुम्हारी माँ एक बहुत ही प्यारी और बहादुर महिला थी, लेकिन उन्होंने गलत इंसान से शादी कर ली थी। और आप? मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे हमेशा डर था कि मुझे वो सच्चा रिश्ता कभी मिलेगा ही नहीं, जब तक तुम नहीं आई। समय बीतता गया और मैं अब पापा से खुलकर बातें करने लगी थी, लेकिन समाज की नजरें अब भी वैसी थी। तुम्हारी बेटी है? नहीं, पर हाँ। पापा का ये जवाब लोगों को उलझा देता। कॉलेज में भी कई बार कुछ लड़कों ने मेरे बारे में गलत बातें उड़ाई। अरे वो मनीष यादव की रखेल जैसी है, वरना इतना पैसा कैसे? उसके बाप ने उसे बेंच दिया था, अब ये करोड़पति की बेटी बन गई है। मैंने इन सब का सामना चुपचाप किया, लेकिन एक दिन पापा को सब बता दिया। उन्होंने गुस्से में कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से बात की और उन लड़कों को सस्पेंड करवा दिया। एक दिन पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, लीवर पर असर है, ज्यादा तनाव और अनियमित जीवन शैली से। मैं घबरा गई। पापा, आप ठीक हो जाएंगे ना? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, काव्या, उन्होंने कमजोर हंसी से कहा। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रही, उनकी दवाइयाँ, खाना, और जब जब वो बेहोश होते, मैं उनका हाथ पकड़कर रोती। एक रात उन्होंने मेरी हथेली को सहलाते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी मुझे इस हालत में देखेगी। आप मेरे लिए भगवान हैं, पापा। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं कहीं बिक गई होती, किसी की हवस का शिकार बन गई होती। कुछ हफ्ते बाद पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने एक वकील को बुलाया था। ये मेरी वसीयत है, इसमें मेरी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम की जा रही है। पर पापा, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने मेरी बेटी मेरी असली वारिस है। साल बीतते गए
और मैंने वकील की पढ़ाई चुनी और अब मैं एक वकील बन चुकी हूँ। पापा अब स्वस्थ हैं और मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही बैठते हैं। हमने मिलकर एक संस्था बनाई, कवच, जो उन लड़कियों की मदद करती है जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया है। हर दिन जब मैं किसी नई लड़की को बचाती हूँ तो मुझे अपनी कहानी याद आती है। मैं जानती हूँ हर लड़की को एक मनीष यादव चाहिए जो उसे इंसान की तरह देखे, लड़की की तरह नहीं। और हर पिता को समझना चाहिए कि बेटी सिर्फ शरीर नहीं होती, वो आत्मा होती है, भरोसा होती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।